आप सभी का जो यहाँ पे आए और आज का हमारा टॉपिक है जेरिएट्रिक न्यूट्रिशन। जेरिएट्रिक का यहाँ पे मतलब है ओल्ड एज, स्पेशली रिगार्ड्स टू हेल्थ केयर। ओल्ड एज में इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, उसी को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समय के साथ साथ जब हमारी आयु बढ़ती है उसे हम वृद्धावस्था या फिर एजिंग कहते हैं। उम्र का बढ़ना, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस विच टेक प्लेस ओवर द एंटायर एडल्ट लाइफ स्पैन। There are 5 significant phases in human growth and development. Infancy to adulthood. जब बेबी बॉर्न होता है that is infancy phase of life. बच्चा बैठना सीखता है, क्रॉलिंग करना सीखता है, चलना सीखता है। उसके बाद हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होता है टोडलर, फ्रॉम 1 to 3 years of age. उसमें बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। वेट गेन होता है, हाइट गेन होती है। उसके बाद थर्ड जो फेज हमारी लाइफ का होता है दैट इज टोडलर के बाद चाइल्डहुड, फ्रॉम 3 to 11 years of old। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा एडल्टहुड। एडल्टहुड के बाद आफ्टर 60 जो हमारा फेज आता है दैट इज एजिंग। 60 साल के बाद इवन WHO ने भी ये डिक्लेयर किया है कि आफ्टर 60s ऑनवर्ड जो भी हमारी एज है दैट फेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एल्डरली या फिर ओल्ड पीपल, कि हम ओल्ड एज में आ जाते हैं। और ओल्ड एज में जब हम आते हैं आप खुद इस बात को महसूस कर पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे इस फेज में आके बहुत सारे लाइफ में चेंजेस हो जाते हैं। डिमेंशिया जो सबसे बड़ी ओल्ड एज की प्रॉब्लम है कि हम चीजें भूलना शुरू कर देते हैं। इस आप स्लाइड में देख पाएंगे फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग इज मेमोरी लॉस। हमारी मेमोरी कम होनी शुरू हो जाती है। डिफिकल्टी परफॉर्मिंग फेमिलियर टास्क, जो भी फेमिलियर टास्क है हम उसमें डिफिकल्टी फील करते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम्स विद लैंग्वेज, हमारी इस एज में आके लैंग्वेज भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिसओरिएंटेशन टू टाइम एंड प्लेस, मतलब सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। पुअर और रिड्यूस्ड जजमेंट, हमारी जो जजमेंटल पावर है वो कम हो जाती है। प्रॉब्लम्स कीपिंग ट्रैक ऑफ थिंग्स, मिसप्लेसिंग थिंग्स, चेंजेस इन मूड एंड बिहेवियर, हमारे मूड स्विंग्स करते हैं। एंड विड्रॉल फ्रॉम वर्क और सोशल एक्टिविटीज, हम बहुत ज्यादा सोशली भी इंगेज नहीं होते। इवन हम यहीं पे भी अपने कुछ पेशेंट्स देखते हैं वो बहुत हैप्पी नहीं रहना चाहते हैं। इवन हम उन्हें कहते भी हैं कि आप मतलब भी इंजॉय करें, सबके साथ बातचीत करें, तो वो एक ऐसा आई थिंक लाइफ का पार्ट होता है कि कुछ लोग लॉन्लीनेस में ही रहना पसंद करते हैं, किसी से बातचीत कम करते हैं। तो दीज आर द वार्निंग साइंस ऑफ डिमेंशिया ड्यूरिंग द ओल्ड एज। होना वो मैटर नहीं करता कि मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है 80+ जिए, 90+ जिए, उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है, दैट इज कॉल्ड द सक्सेसफुल एजिंग। एजिंग तो हो गई, अगर हम 90+ भी चले गए, 80+ भी चले गए, लेकिन वहां पे मैटर क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। एज का लंबा होना वो इतना मैटर नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कंडीशन में आके ड्यूरिंग द ओल्ड एज कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप बेड रिडन नहीं होने चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होएं, उठ के मॉर्निंग अपने जो आपके दिनचर्या के काम है, डेली एक्टिविटीज हैं, आप खुद कर पाए। That is called the successful aging. Successful aging define avoidance of disease and disability. मतलब कोई बीमारी ना हो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, नहीं तो आजकल 50-60+ ये स्ट्रोक वगैरह दीज डिसीजेज आर कॉमन। तो अगर ये हमारी लाइफ में नहीं है, हम इनसे फ्री हैं, डिसेबल नहीं है, वी आर एबल, हम मॉर्निंग उठ के अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज हैं खुद कर पा रहे हैं। हाई फिजिकल एंड कॉग्निटिव फंक्शन,
हम फिजिकली एक्टिव हैं, हम खुद अपना चल फिर पा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कॉग्निटिव हम लोग मतलब मेमोरी वाइज वी आर इंटेलिजेंट, हम कुछ रख के भूल नहीं रहे। नहीं तो वो होता ना ओल्ड एज में कोई घर पे आए तो पूछते हैं क्या तुसी पहचानिया है, जब वो ही कहता है मैनू पहचानिया मैं कौन आ, है ना। तो मतलब इसमें क्या होता है कि ओल्ड एज में आके कॉग्निटिव पावर जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। इन्फेंसी से लेके ग्राफ बढ़ता है टिल एडल्टहुड, बेबी है, उसके बाद टोडलर है, चाइल्डहुड है, एडल्ट है, ये ग्राफ ऊपर जाके उसके बाद ये स्लाइटली नीचे आना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे हमारी हाइट वेट तो सेम रहती है, लेकिन हाइट में भी कुछ चीजें डिस्टर्ब करती हैं, जैसे वो थोड़ा बैंड होके लोग चलना शुरू कर जाते हैं, हाइट कम हो जाती है, वेट लॉस, अगर डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली ओल्ड एज में आके भी आप अंडर वेट, माल नरिश्ड हो जाते हैं, मतलब मसल स्ट्रेंथ जो है, मसल मास जो है वो कम हो जाता है। एंगेजमेंट विद लाइफ, ये हम डेफिनेशंस रीड कर रहे हैं। सक्सेसफुल एजिंग, सक्सेसफुल एजिंग किसे कहते हैं? जिसमें कोई डिसीज नहीं है, पेशेंट जो है वो डिसेबल है और वो फिजिकली एंड मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड क्या है उसका? एंगेजमेंट विद सोशल लाइफ, ही और शी इज सोशली वेरी एक्टिव। मतलब आफ्टर 60 आके लोगों को मिलना जुलना कम मत कर दे, जो भी आपकी सोशल एक्टिविटीज है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं अब बच्चों की बारी है, ये करें, ये एक्टिविटीज ये लोग करें, तो वी शुड बी एक्टिव। जो भी सोशली इंटरेक्शंस हैं उसे कैरी ऑन रखना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड अ सक्सेसफुल एजिंग। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सेल एंड फ्री रेडिकल्स। देखो, एजिंग इज नॉट अ बैड थिंग एक्सेप्ट एंड वेलकम इट हैप्पीली। बूढ़े होना ये बुरी चीज नहीं है, इसे हैप्पीली एक्सेप्ट करें, इसका वेलकम करें। लेकिन हम इसे कैसे हम सक्सेसफुल अपनी एजिंग कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन का लेक्चर है तो मैं न्यूट्रिशन के बारे में ही बात करूंगी कि हम सक्सेसफुल एजिंग कैसे अटेन कर सकते हैं। इस आप इमेज में देखें सेल एंड फ्री रेडिकल्स। इसमें देखो एक हेल्दी सेल है। जो हेल्दी सेल है ये स्टार्टिंग में जब हम बोर्न होते हैं, ड्यूरिंग द वो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ये जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, उसी से बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो सेल्स हैं ये हेल्प करते हैं बॉडी के सारे फंक्शंस को कंटिन्यू करने में। फंक्शंस कौन से हैं सर? कम इन सर प्लीज। रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं, वो सारे जो हैं कौन परफॉर्म करता है? विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्स। लेकिन जब ये सेल्स जो है विद इन एजिंग, जो सेल्स की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। परफॉर्मिंग मतलब जो भी उनका वर्क परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है विद द एजिंग जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो उसका लेवल जो है वो इंक्रीज होना, उसका लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो अंदर जाके क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज सेल्स। तो उसी तरह से बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे ये सेल्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन विद इन द एज, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये सेल्स जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। डैमेज कैसे होते हैं? ये देखो, अटैक्ड बाय फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, अब यहाँ पे न्यूट्रिशन का लेक्चर है तो हम यही बात करेंगे कि फ्री रेडिकल्स जो है मतलब कैसे प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, पोल्यूशन, स्मोकिंग, ठीक है। विद इन दिस हम जो अपनी डाइट लेते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स में कुछ डाइट के मैं आपको बता देती हूँ। लाइक हाई GI फूड, लो इन GI। अगर हाई GI फूड ले रहे हैं, जितने भी रिफाइंड शुगर्स हैं, रिफाइंड शुगर्स एंड रिफाइंड जो भी आटा लाइक मैदा, सूजी से बने प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, केक्स, पेस्ट्रीज, जैम्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, these are refined sugars, refined foods।
तो अगर हम ये अपने मतलब डेली डाइट में बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी। सेकेंड है प्रोसेस्ड मीट्स, अल्कोहल में सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो इट शुड बी टेक इन मॉडरेशन, 1 to 2 ड्रिंक्स आर एनफ। और सबसे बड़ा जो रीजन है फ्री रेडिकल्स का, रीयूज ऑफ ऑयल स्पेशली फॉर फ्राइंग। जो हम फ्राई करते हैं अगर हम उस ऑयल को दोबारा यूज करते हैं तो वो एक तरह से हम खुद को अपने बॉडी में फ्री रेडिकल्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो ऑयल जो एक बार डीप फ्राई के लिए यूज हो गया उसे रीयूज कभी नहीं करना चाहिए, रीयूज कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हम सारे वो बाजार का भी खाते हैं तो वो तो आई थिंक तो पूरा साल ही वो जो ऑयल है वो कंटिन्यू चलता रहता है ना। तो यही रीजन है बॉडी में फ्री रेडिकल्स का प्रोड्यूस होना। फ्री रेडिकल्स बॉडी में जाके हेल्दी सेल पे अटैक करते हैं। हेल्दी सेल पे अटैक होने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता है और जो हेल्दी सेल्स हैं क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो डेफिनेटली जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं, जो फंक्शन डेली बेसिस पे इवन जब हम सो भी रहे हैं वो फंक्शंस जो परफॉर्म करना उनकी जो कैपेसिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, मतलब फंक्शंस जो है वो कम हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है ये कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर लेवल ऑफ कौन सी चीजों की कमी हो जाती है, विटामिन ई, सी, कैरोटीन। मतलब इसमें आप ये नोटिस कर लें कि ड्यूरिंग ओल्ड एज विटामिन सी, ई, कैरोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप ऑनलाइन भी कुछ भी डाइट मेन्यू जो है, जब भी हम किसी भी डाइटिशियन से इवन ऑनलाइन पर जब भी आप कोई डाइट प्लान लेना चाहें गूगल करें तो अर्ली मॉर्निंग में लिखा होता है स्टार्ट योर डे विद लेमन वाटर। तो क्यों लिखा होता है, क्योंकि लेमन जो है दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो आप भी अपनी जो डेली डाइट का एक इसे रूटीन बना ले, मतलब अपनी डेली रूटीन का कि मुझे अपने दिन की शुरुआत जो है वो लेमन वाटर से करनी है। लेमन वाटर बिकॉज विटामिन बी एंड सी आर दीज आर वाटर सॉल्यूबल विटामिन, तो ये हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। तो लेमन इनटेक जैसे आजकल वो विंटर्स हैं, ऑरेंजेस, मौसम्बी दीज आर अवेलेबल, तो इन्हें आप अपनी डेली डाइट का एक पार्ट बनाएं। सेकंड है विटामिन ई, तो अपनी हैबिट बनाएं कि मुझे रूटीन में 7 से 8 एलिमेंट्स रोज लेने ही हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज दीज फूड सोर्सेज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट चाहिए। तो विटामिन सी, ई एंड कैरोटीन, गाजर, पालक ये भी अब सीजन में अवेलेबल है। तो इसे एक अपनी हैबिट बनाएं कि मुझे अपने दिन में विटामिन सी मतलब खट्टे फल जरूर लेने हैं, जहाँ दिन की शुरुआत लेमन वाटर से करनी है। 7-8 बादाम की गिरियां डेली भिगो कर लेनी है। गाजर, पालक आप जैसे भी उसे पसंद करते हैं, जूस लेना है, सूप लेना है, वैसे तो जूस या फिर सैलड में इस टाइम पे ड्यूरिंग विंटर अपना जो गाजर है उसे आप सैलड का एक पार्ट बना लें, राइट। इसमें और भी कुछ और फूड ग्रुप्स हैं लाइक गार्लिक, लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करें, टोमेटोज, वॉलनट, 2 वॉलनट डेली लेने चाहिए, ब्रोकली, एप्पल, टर्मरिक। देखो ये हमारा ट्रेडिशन है कि हल्दी वाला दूध पहले भी पीते थे, है ना। तो अब भी क्यों पीते हैं, क्योंकि टर्मरिक को भी एक एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। हल्दी अगर हमें प्योर मिल रही है तो जब भी आप दूध लेते हैं बेड टाइम में, जैसे हमारी एक रूटीन है, तो इसमें थोड़ा पिंच ऑफ हल्दी डालकर लिया करें। इट्स ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट रिच। अनियंस, ग्रीन टी, ग्रीन टी भी अपनी डेली डाइट का एक पार्ट बनाए। और जब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है बॉडी में कम हो जाते हैं तो मतलब क्या सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है। डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर्स, हमारे जो हेयर है वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज नेचुरल प्रोसेस कि ठीक है आफ्टर 60 जो है बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स आने फेस पे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन नेचुरल प्रोसेस तो है, लेकिन अगर हम अपनी डाइट हेल्दी ले रहे हैं तो वी कैन डिले द प्रोसेस, या फिर हम इसे स्लो कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली कह देते हैं आजकल तो बाल सफेद होना इट्स वेरी कॉमन, छोटे बच्चों में भी हो रहे हैं ये वो, लेकिन व्हाट इज द रीजन, क्यों हो रहे हैं।
अभी हमने डिस्कस किया था कि देयर आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक वो यूवी रेज है, पोल्यूशन है, ठीक है। अब कुछ चीजों को तो हम मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो पार्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी डाइट हेल्थी ले सकते हैं, तो हम अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं, इसे हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, राइट। तो रिंकलिंग ऑफ स्किन, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर्स, अगर हम अपनी डाइट हेल्दी लेते हैं तो वी कैन डिले दिस प्रोसेस। इंटरेक्शंस बिटवीन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एंड क्रॉनिक इलनेस, यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका मतलब हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लाइक विटामिन बी वाइटमिन्स, प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक डिसीजेस, स्ट्रोक, रोल ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी ड्यूरिंग एजिंग। ओल्ड एज में वैसे ही कैल्शियम और विटामिन डी की जो इंपॉर्टेंस है और बढ़ जाती है, मीन्स वी नीड लॉन्ग एक्सपोजर टू सन या फिर सप्लीमेंट्स। अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में तिल जो है दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, मतलब अब विंटर है, इवन समर में भी अगर हम हमारी बॉडी उसे अगर ले पा रही है, मतलब नॉर्मल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो आप अपनी तिल के लड्डू हम ले सकते हैं या फिर तिल रोस्ट करके ले सकते हैं। दही इज द नेचुरल रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। दही को अपनी डाइट का एक इसेंशियल पार्ट बनाएं। और सन एक्सपोजर तो है ही। और रागी, अभी मैम रागी के लिए बात कर रहे थे, तो रागी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम सीरियल। तो अपनी डाइट में आटे में मिक्स कर लेना। फिर और भी बहुत सारी रेसिपीज है कैसे भी हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट जो अभी हमने सी, ई, कैरोटीन्स इसके बारे में बात की है, तो ये सारी प्रिवेंशन ऑफ एजिंग, मतलब ड्यूरिंग एजिंग या फिर डिले ऑफ एजिंग को अगर हम अपने न्यूट्रिएंट्स की इनटेक सही से ले रहे हैं, एप्रोप्रिएट अमाउंट में ले रहे हैं, तो वी कैन डिले और लाइक वी कैन एंजॉय सक्सेसफुल एजिंग। यहाँ पे हम आरडीए डिस्कस करेंगे। आरडीए मतलब रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आफ्टर 60s। तो मतलब आफ्टर 60s में हमारा जो डाइटरी अलाउंसेस है, हमारी एनर्जी इंटेक, प्रोटीन्स इंटेक कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 60 to 70 years ऑफ मेल्स, इनकी एनर्जी इंटेक अकॉर्डिंग टू आरडीए 1940 किलो कैलोरीज पर डे। Protein intake should be 60 gram per day, calcium intake 400 and iron intake 28 gram mg per day। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप एक आइडिया, रफ आइडिया रख रहे हैं कि मेल्स की फीमेल के कंपैरेटिव थोड़ी सी कैलोरीज ज्यादा रहेंगी। 1800 किलो कैलोरी मतलब 25 से 30, 25 to 30 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। लाइक अगर मेरा वेट 60 है तो आई नीड 18 किलो कैलोरीज, मैक्सिमम 18 किलो कैलोरीज पर डे, राइट। और फीमेल में थोड़ा सा कम है ड्यूरिंग ओल्ड एज, इसे आप एवरेज 16 मानकर चल लें। मेल्स के लिए 1800 किलो कैलोरीज पर डे, फीमेल के लिए 1600 किलो कैलोरीज पर डे। प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन्स की जो इनटेक है दैट शुड बी 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। नॉर्मली ड्यूरिंग एडल्टहुड जैसे अभी भी, तो हमारी कुछ रफली आइडिया है कि प्रोटीन इंटेक कितनी हमें लेनी चाहिए पर डे। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर मतलब 60 वेट है तो हमारी एटलीस्ट जो है प्रोटीन की इंटेक 60 ग्राम होनी ही चाहिए। तो ड्यूरिंग ओल्ड एज इट शुड बी 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर 60 केजी वेट है तो एटलीस्ट 50 ग्राम प्रोटीन्स तो हमें लेना ही चाहिए। और रफली जैसे 1 एग है, 1 एग प्रोड्यूस 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो अगर आप मान लो मतलब ड्यूरिंग ओल्ड एज तो मिनिमम जो है 1 एग, मैक्सिमम 2, वो डिपेंड्स अपॉन योर एक्टिविटीज। मतलब भी आप घर में जैसे हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को अगर हम लुक आफ्टर कर रहे हैं तो वो 2 एग मैक्सिमम ले सकते हैं। तो 2 एग्स का मतलब है कि आप उन्हें कम से कम 12 से 13 ग्राम प्रोटीन्स जो है वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और आयरन की इंटेक सेम है, मतलब वो 60 से 70, अबव 70 फॉर मेल 28, फीमेल के लिए 30, और कैल्शियम की दोनों कैटेगरीज में सेम है, राइट। आरडीए में कुछ पूछना तो नहीं किसी ने?
बाकी सेम जैसे हम अभी वो ओल्ड एज के ही वो सिम्टम्स की बात कर रहे थे कि बैक पेन, हाई क्लोज, स्टूप पोस्चर, बोन फ्रैक्चर, तो यहाँ पे क्या है कि वही कैल्शियम इनटेक शुड बी अप्रोप्रिएट एंड विटामिन डी। प्रिवेंशन के लिए सेम हेल्दी डाइट में वही कैल्शियम रिच फूड लें, विटामिन डी रिच लें, 10 मिनट्स ऑफ मॉर्निंग सनलाइट, अवॉइड और लिमिट अल्कोहल कंजम्पशन, अवॉइड लिमिट स्मोकिंग, डू रेगुलर वेट बेयरिंग, स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। क्या होता है जैसे जैसे देखो एज बढ़ती है तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी को कम कर देते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, फिजिकल मतलब बिल्कुल ही हम अपने इवन घरों में भी देखते हैं कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो भी हैं वो आफ्टर 60 वो बेड पे बैठना ज्यादा पसंद करते हैं कि अब मैं ये नहीं कर सकता, मेरी एज हो गई है ना। लेकिन उस एज में आके आप जैसे हम 60 क्रॉस करते हैं वी शुड बी मोर एक्टिव। एक्टिविटी कम करने की बजाय इस टाइम पे अब हमारी एक्टिविटी और चाहिए, क्योंकि अगर एक्टिविटी कम होती है तो एक्टिविटी कम होने से मसल स्ट्रेंथ वो उसका लेवल भी डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन अगर आप फिजिकली एक्टिव है तो आपकी जो मसल मास है, स्ट्रेंथ है, वो सही रहता है। मसल मास कम होने से क्या होता है, बीएमआर डिक्लाइन हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसी की वजह से भूख कम लगती है, खाना अगर लिया भी तो वो रिटेन नहीं होता, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर 60 वी हैव फाइनेंशियली भी अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो दे आर मतलब दे हैव रिसोर्सेज, उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं है, उनके सामने वो हर तरह का मेन्यू डिस्प्ले हो सकता है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अब इस एज में आके क्वेश्चन ये है कि क्या जो हम खा रहे हैं वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, रिटेन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर हमने मान लो बड़ा न्यूट्रिशियस फूड लिया भी है तो क्या वो अच्छे से पच रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होता है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे एक वैसे मेन्यू आपके साथ अभी मैं डिस्कस करती हूँ। तो मतलब अल्टीमेटली क्या है कि ड्यूरिंग एज सारे फैक्टर्स जो है वो मतलब उनकी जो है लेवल इंक्रीज हो जाता है कि डिसीजेस होने का सबसे ज्यादा मतलब एक चांसेस रहते हैं, लाइक हार्ट डिसीज, अल्जाइमर, डिमेंशिया, हाइपरटेंशन, एज रिलेटेड जो भी डायबिटीज वगैरह, इस एज में हमारी जो बॉडी है वो ज्यादा प्रोन होती है इन डिसीजेस के लिए। तो इसके लिए चाहिए क्या, हेल्दी डाइट चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, बैलेंस्ड डाइट चाहिए, जो जैसे मैंने अभी आपके साथ भी आगे डिस्कस किया है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन्स कितने होने चाहिए, ठीक है। और जो हम डाइट ले रहे हैं कि मेक श्योर वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, रिटेन हो रही है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छे से यूटिलाइज बॉडी कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, अब देखो हमारी जो इंडियंस की बेसिकली जो डाइट है दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स तो देखो सभी ने ही लेने हैं, लेकिन ड्यूरिंग ओल्ड एज जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मेक श्योर जो कार्ब्स ले रहे हैं इट शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल नहीं होने चाहिए। सिंपल जो है वो आपको दिक्कत करेंगे, क्योंकि इस एज में आके कॉन्स्टिपेशन की भी मोस्टली प्रॉब्लम रहती है। तो अपना फाइबर इंटेक ज्यादा होना चाहिए, जो भी हम अपनी डाइट में सीरियल्स ले रहे हैं इट शुड बी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कैसे, मतलब कि आप अपने जो प्लेन आटा लाइक हम वीट ले रहे हैं तो उसमें 2-3 अनाज और मिक्स कर ले, अलसी है, सोयाबीन है, जौ है, रागी है, मतलब 4-5 अनाज मिक्स करके उसकी रोटी लें। मेक श्योर कि आप अपने डाइट में कितना सारा सैलड खा रहे हैं बिफोर मील्स। हाँ, और ड्यूरिंग एजिंग ये भी होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा सैलड वगैरह ले नहीं पाता है, तो उसके लिए हम अपनी कुकिंग मेथड थोड़े चेंज कर सकते हैं। मान लो अगर सैलड चबाने में प्रॉब्लम है तो हम उसे ग्रेट करके लाइक वो रायता, घिया रायता है, इस तरह से मतलब प्लेन वो दही देने से अच्छा है कि घिया रायता, खीरा रायता, इस तरह से मतलब ऑल्टरनेशन अपनी हम रेसिपीज ऑल्टर कर सकते हैं। ये बैलेंस डाइट में मिनिमम मतलब आप लाइक जैसे मंजीत मैडम इंटरेस्टिंग थे कि घर में हमें अगर वो करना हो तो ये तो एक बुकिश लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे एक अपना बैलेंस डाइट जो वो ले पाते हैं। तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि मिनिमम 1800 किलो कैलोरीज नीडेड बाय मैन एंड एवरेज जो है 1600 कैलोरीज नीडेड बाय वुमेन।
देखो यहाँ पे सीरियल्स की इनटेक शुड बी 180, ये एक मतलब एल्डरली वुमेन के लिए बैलेंस डाइट प्लान है यहाँ पे। तो सीरियल्स इनटेक शुड बी 180 ग्राम, मतलब पूरे दिन में 180 ग्राम सीरियल लेना चाहिए। तो हाउस होल्ड मेजर क्या कहता है, मतलब 180 ग्राम का मतलब है इक्वल टू 6 चपाती। 6 चपाती मतलब आपका जो एक रोटी जो हम बॉल लेते हैं आटे का, वो किसके इक्वल होगा, 30 ग्राम के। मतलब एक रोटी अगर हम बना रहे हैं स्मॉल, तो उसमें आपका 30 ग्राम जो है वो फ्लोर यूज हो रहा है। तो मतलब 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर में, 2 रात को, ऐसा ही होता है हमारा जो हम डाइट लेते हैं। तो मतलब इस टाइम पे भी आपके एटलीस्ट 6 स्मॉल चपातीज लेनी चाहिए, ठीक है। अब 6 चपाती का मतलब ये भी नहीं है कि आपको 6 चपाती ही खानी है। आप देखो अगर मान लो एक टाइम पे 2 रोटी ले रहे हैं, सुबह के टाइम पे लाइक अगर आप कुछ चीला बना के ले रहे हैं, रागी का चीला है, बेसन का चीला है, तो उसमें भी आप एक रफ आइडिया रखें। 30 ग्राम मतलब जो हम चम्मच से खाते हैं 1 टीस्पून इज इक्वल टू 15 ग्राम। वो 15 ग्राम का चम्मच होता है, जो मतलब एक मीडियम साइज में जो हम एक चम्मच, टेबल स्पून है ना। तो 2 चम्मच आपके इक्वल टू है 30 ग्राम। मान लो अगर आप मॉर्निंग में एक चीला बना रहे हैं, बेसन का चीला बना रहे हैं, उसमें अगर आपने